तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का थोड़ा सा लेट हो गया है, कोई प्रॉब्लम टेक्निकल हो गई थी। पेन नहीं दिखाई दे रहा तो 1 सेकंड का वेट करें आप लोग। ओके, चलिए सो सॉरी, आज कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ती ही गई, तो फाइनली सब कुछ ठीक हो गया है। अब चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। ओके, सब कुछ क्लियर है? ऑडियो वीडियो अभी भी प्रॉब्लम्स ही चल रही है। अगर सब कुछ ऑडियो और वीडियो सब कुछ क्लियर चल रहा हो तो एक बार आप लोग ये थम्स अप दिखा दीजिए। सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुकी हैं। एक्चुअली पेन ही नहीं मिल रहा था, ठीक है, अब मिल चुका है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए गुड मॉर्निंग भाई सभी को। इतनी मुश्किलों के बाद क्लास आप लोग की स्टार्ट हो गई है। ओके, चलिए जो भी हुआ था अब सब ठीक हो गया, इतना आप समझ लीजिए। तो देखिए ये सेल्फ स्टडी क्लासेस, ये आपका यूट्यूब चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर लेगा चैनल पर नए हैं तो। और हमारा ऐप भी है, ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको पूरा साहित्य विस्तार में पढ़ाया जाएगा इस ऐप पर। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर आपको हिंदी का, जैसे आप कहते हैं कि हमें कहां पर कॉन्सेप्ट मिलेगा, तो आपको इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इसके बाद यहाँ पर सारी क्लासेस आपको कॉन्सेप्ट वाइज आपको सारी क्लासेस हिंदी का संपूर्ण मिलेगा। ठीक है भाई? ओके, चलिए ओके। तो ऐसा अगर आप ऐप को इंस्टॉल करने जाते हैं तो ऐसा कुछ आपको आइकॉन मिलेगा। ये रहा आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस का आइकॉन। तो ऐसा कुछ आपको आइकॉन मिलेगा और ये यहाँ पर आपको जाकर के इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, और विस्तार से हिंदी को पढ़िए, चाहे आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, पीजीटी, सुपर टैट या सी टैट, एमपी टैट, रीट, यूपी टैट, किसी भी टैट एग्जाम की या भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। बिल्कुल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। चलिए तो आज का
पहला क्वेश्चन अटेंड करते हैं। व्यक्तित्व संबंधी पर्सनालिटी से रिलेटेड आज के क्वेश्चन रहेंगे आपके, और हम यहाँ पर एमसीक्यू तो करेंगे ही, साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। ठीक है भाई, ओके चलिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन आज का हमारा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ें, इसके बाद आंसर करें, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? पहला है व्यक्तिगत भिन्नता से, पर्यावरण से, बुद्धि के सिद्धांतों से, या फिर वंशानुक्रम से। सभी लोग आंसर करेंगे भाई, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यानी अलग होते हैं। ये सिद्धांत किस पर संबंधित होता है? व्यक्तिगत भिन्नता से, पर्यावरण से, बुद्धि के सिद्धांतों से, या फिर वंशानुक्रम से। सॉरी, क्या होगा राइट ऑप्शन? बिल्कुल सभी के आंसर सही आ रहे हैं, ए सभी के आंसर आ रहे हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ रीजन क्या है, क्यों व्यक्तिगत भिन्नता से होगा यहाँ पर राइट ऑप्शन। रीजन ये है, मान लीजिए कि सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आपका व्यक्तित्व होता क्या है। व्यक्तित्व होता है आपका नेचर, आपका बिहेवियर, है ना, आपके बोलने का तरीका, आपका जीवन जीने का तरीका, आपके पढ़ने का तरीका। जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया पर कुछ भी अपडेट कर देते हैं, वो भी एक तरीका ही होता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि जो मन में उनके बहुत सारी बातें रहती हैं, लेकिन वो किसी से शेयर भी नहीं करते, वो ही व्यक्तित्व ही होता है। मतलब ऑल ओवर जो भी आप मूवमेंट करते हैं अपने अंदर से, है ना, बाहर भी जो शो करते हैं या नहीं करते, वो आपके पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व के अंतर्गत आती है। ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग कमेंट करते हैं, कोई अच्छा भी करता है, कोई बुरा भी करता है। इससे क्या साबित होता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, किस प्रकार का आपने कल्चर सीखा है अभी तक में। तो ठीक है, वो एक परिणाम होता है, एक रिजल्ट होता है जो अब तक आपने कहीं ना कहीं से अनुभव या अर्जन किया है। तो ये आपका व्यक्तित्व होता है। चलिए भाई, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो भाई यार इतनी प्रॉब्लम्स के बाद क्लास हो रही है, तो इसका मतलब समझिएगा और क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है भाई, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता का, अभिरुचि का, व्यक्तित्व का, या फिर दबाव का? 16 पीएफ, पीएफ का पूरा फुल फॉर्म होगा यहाँ पर। पीएफ तो क्या हो जाएगा? पर्सनालिटी फैक्टर, है ना, व्यक्तित्व के कारक। अपना ध्यान रखिए, हाँ बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं भाई, कभी कभी तो प्रॉब्लम्स हो ही जाती है ना। चलिए तो देखिए 16 फैक्टर का जो प्रयोग किया है किसके मापन हेतु किया है और किसने किया है? आंसर करेंगे भाई। और देखिए आज यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम्स के बाद क्लास हुई है, तो यहाँ पर आपको 100+ जाना है भाई। आज 100+ लाइव फ्रेंड्स अपने को जोड़ना है। ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना ख्याल रखते हैं मेरा, इस क्लास का और ये सेशन का। ठीक है भाई, चलिए तो दुखी ना हो, ना हम हो ना आप हो। ठीक है, क्योंकि कोविड का वैसे भी इतना माहौल गंदा है कि मतलब चारों तरफ यार जहां भी सुनो न्यूज ही सुनो और मूड ऑफ हो जाता है। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन आपका सभी लोग बताएंगे। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका व्यक्तित्व हो जाएगा, सी हो जाएगा। किस पर प्रयोग किया है? आपका व्यक्तित्व पर प्रयोग किया है। ठीक है भाई, किसने किया है? सभी लोग बताएं किसने किया है? कैटल। 16 पीएफ का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? कैटल के द्वारा किया गया है। ठीक है भाई, सभी को क्लियर हुआ किसके द्वारा किया गया है? कैटल के द्वारा किया गया है 16 पीएफ का। इसमें बेसिकली जो प्रयोग किया जाता है, जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, वो किसके लिए किया जाता है? वो इसमें बच्चों के लिए भी किया जाता है, बच्चों के लिए भी उपयोगी होता है ये, और वयस्कों के लिए भी होता है। ठीक है, बच्चों के लिए भी, वयस्कों के लिए भी। इसमें बेसिकली जो ये वैसे मूलतः कैटल ने 23 फैक्टर देखे थे, जो हमने 23 फैक्टर टोटल उन्होंने कैटल जी ने दिए थे, लेकिन 23 फैक्टर में 16 को उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण समझा। इन 16 फैक्टर को उन्होंने महत्वपूर्ण समझा कि हर एक व्यक्ति में ये होना कंपलसरी है, जरूरी समझते थे वो। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो 16 फैक्टर को ज्यादा उन्होंने इंपॉर्टेंस दी। किसने दी? कैटल ने दी। अब ये किस पर प्रयोग किया जाता है? बच्चों व वयस्क दोनों पर प्रयोग किया जाता है आपका ये फैक्टर। ठीक है भाई, सभी को क्लियर हुआ? अब किस एरिया में किया जाता है ये भी जान लीजिए। ये किस एरिया? व्यवसायिक। ज्यादा ये किसमें प्रयोग किया जाता है? ये व्यवसायिक प्रयोगों पर किया जाता है। व्यवसायिक मान लीजिए जैसे कि आप बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, तो कैसे बिजनेस करना है, किस हिसाब से उसकी खोजबीन करनी है। ऐसे नहीं कि आप पैसे कहीं पर इन्वेस्ट कर दिए, उसका एक तरीका होता है। ये सारे तरीके आपको कैटल जी ने दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। देखिए, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है जो कि वास्तविकता के नियम पर आधारित है? इदम है, अहम है, परा अहम है, या फिर लिबिडो है? आंसर कीजिए सभी फ्रेंड्स, आंसर कीजिए और झूम के ईमानदारी दिखाइए और एक बार शेयर कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन दीजिए और खुद भी हो जाइए। ठीक है, आज 100+ लाइव यहाँ पर फ्रेंड्स को जोड़ना है अपने, है ना, और लाइक की संख्या कम है। ठीक है, लाइक की संख्या कम है यार, मेरे में अगर आपको कमी लग रही है कि नहीं मैम मेहनत नहीं कर रही है तो बिल्कुल बताइए, और भी मेहनत की जाएगी आप लोग के लिए। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ पर कौन सा व्यक्तित्व का भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है जो कि वास्तविकता रियल से नियम पर, रियलिटी पर वो आधारित है। तो कौन सा है? इदम है, अहम है, परा अहम है, या फिर लिबिडो है? आंसर करेंगे सभी फ्रेंड्स। तो देखिए, सिगमंड फ्रॉयड जी ने व्यक्तित्व के ये कारक दिए हैं, व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक कारक उन्होंने दिए हैं। कौन कौन से दिए थे? इदम, अहम और सुपर अहम। ठीक है, 3 प्रकार का उन्होंने बताया है। कौन कौन सा? इदम, अहम। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। इदम को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? इद कहते हैं। एक सेकंड में इसको हटा देती हूँ, इरेज कर देती हूँ ताकि आपको चीजें और भी आसान हो पाए। नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिएगा इसको। इदम को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसको क्या कहते हैं? इद कहते हैं। इसको आईडी इद कहते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है? बेसिकली इसको हम सुखवादी सिद्धांत भी कहते हैं। सुखवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इसका ये क्या होता है? दूसरा जन्मजात होता है। ये कैसा होता है? जन्मजात होता है। ठीक है भाई, ठीक है, ये जन्मजात होता है। ये जो इदम होता है वो बचपन में ज्यादा पाया जाता है। बचपन में ज्यादा, जैसे बच्चे क्या करते हैं कि भाई मुझे बॉल चाहिए तो चाहिए, चाहे जहां से पैसे मिले मम्मी के पास, है ना, तो ये जिद होती है। इसमें सारी चीजें क्या, जिद पर ज्यादा। और यहाँ पर इस एज को, ईद को क्या कहते हैं? इच्छाओं की जननी भी कहा जाता है। इच्छाओं की जननी कहा जाता है ईद को। ठीक है, और यहां पर अगर बात की जाए तो ये अपराधी की बात की अगर की जाती है, आपराधिक प्रवृत्तियां, क्वेश्चन बन जाता है कि आपराधिक प्रवृत्तियां सबसे ज्यादा कौन सी अवस्था में पाई जाती है? तो ईद में पाई जाती है। आपराधिक प्रवृत्तियां पाई जाती हैं सबसे ज्यादा इसी एज में। कौन से? ईद में, पहले वाले में। अगर हम बात करते हैं अहम की, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईगो कहते हैं। इसको ईगो कहते हैं। इसको और भी किस नाम से जानते हैं? वास्तविक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। वास्तविक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए और क्या कहते हैं इसको? देखिए, जो आपका ईगो होता है ये आपका ईद का और सुपर ईगो का दोनों को मेंटेन करके रखता है आपका अहम जो ईगो होता है। इसको और भी क्या कहते हैं? एक पुल कहते हैं, है ना। पुल की तुलना की गई। मैं आपको एक एग्जांपल से ऐसे तरीके से बताऊंगी ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, और जो ये आपका बड़ा अहम होता है, यानी कि इंग्लिश में इसको सुपर ईगो कहते हैं। इसको सुपर ईगो कहते हैं। अब ये सुपर ईगो क्या कहता है? ये नैतिक सिद्धांत से रिलेटेड है। ये नैतिक सिद्धांत से रिलेटेड है। ठीक है, नैतिकता का विकास उसमें ज्यादा होता है। ठीक है, इसे आदर्शवादी सिद्धांत भी कहते हो। आदर्शवादी सिद्धांत भी सुपर ईगो को कहते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हुआ चीजें सभी को? देखिए, एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ ताकि चीजें आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएं। मान लीजिए कोई एक बच्चा है, कोई एक बच्चा, लड़का है लड़की है, वो क्या करती है? उसको, वो स्कूल जा रही होती है, लड़की हो या लड़का, स्कूल जा रही है बच्ची, तो उसको बहुत भूख लगी है। सामने वो फ्रूट्स की दुकान देखती है, वो सोचती है यार यहाँ पर ये शॉप फ्रूट्स वाला है नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करते हैं? इसको हम निकाल करके इसके ठेले से इस फ्रूट को खा लेते हैं। तो वो खा लेती है। ये कौन सी एज में करती है? पहली, यानी कि ईद में करती है। ये ईद में रहती है तब ये काम करती है कि ठेले से फ्रूट्स निकाल कर खा लेती है। अगर वही बच्ची अहम पर आ गई, इस एज पर आ गई है अहम पर, तो वो क्या करेगी? यार डरेगी कि नहीं यार मैं फल तो खा लूंगी, कहीं मुझे पुलिस ना ले जाए, है ना, चोरी की जुर्म पर। तो ये इस एज में हो जाता है कि यहाँ अहम पर ये सोच विकसित हो जाती है बच्चे में। अगर यही सोच पर अहम पर बच्ची आ गई, वो क्या सोचती? यार चोरी करना पाप है, नहीं करना चाहिए हमें, बल्कि मांग लेना चाहिए, नहीं देगा तो कोई बात नहीं, भूखे ही निकल जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो ये तीनों ही एज के मैंने आपको डिफरेंस बता दिए हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कैट, CAT, कैट जो है बिल्ली वाली नहीं है ना। देखिए कैट किसके लिए तैयार किया जाता है?
40 से 60 आयु वर्ग के लिए, 3 से 11 वर्ष के लिए, 25 से 30 वर्ष के लिए, 60 से 90 वर्ष के लिए। आंसर करेंगे सभी फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? चलिए, कैट किसके लिए तैयार किया जाता है? कैट का सबसे पहले फुल फॉर्म आप देख लीजिए, चिल्ड्रेन एप्रेक्शन यहां पर हो जाएगा और टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर चिल्ड्रन एप्रेक्शन टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। एप्रेक्शन हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। ये बेसिकली किस पर होता है? इसको हिंदी में क्या कहोगे आप? बाल प्रासंगिक परीक्षण, या इसी को शोध भी कह सकते हो, ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल। तो ये कितनी क्या बात है, वेल डन यार, है ना। मतलब आपने दिल गार्डन गार्डन तो मेरा भी कर दिया यार। 3 से 11 वर्ष बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का बिल्कुल सही ऑप्शन है। किसने किया था? आंसर कीजिए। ये प्रयोग किसने किया था? ये आपका आंसर हो जाएगा लियोपोल्ड ब्लॉक ने किया था। लियोपोल्ड बेलॉक ने किया था, ठीक है। लियोपोल्ड बेलॉक ने किया था, इस पर प्रयोग किया था। किस पर किया? 3 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों पर किया था, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या किया जाता था? इसमें बेसिकली जो आपका परीक्षण किया जाता था, इसमें जानवरों का चित्र रहता था। इसमें जानवरों का चित्र रहता था। जैसे मान लीजिए कोई गाय है, गाय की चित्र दिखाया जाता था और उसमें बच्चों से पूछा जाता, तो बताइए कि गाय के बारे में आप 4 लाइन लिखिए। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि बताते हैं गाय हमारी माता है, वो हमें दूध देती है ना, हमारे लिए मतलब हम पूजते हैं, हमारी भारतवर्ष में सभी गाय को पूजा जाता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कहते हैं गाय गंदगी फैलाती है चारों तरफ। तो मतलब उनका विचार देखा जाता है कि कौन कैसा इस विषय में जानकार है, क्या सोचता है, क्या है इसके अंदर की मेंटेलिटी। मैंने आपको पहले ही पर्सनालिटी का डेफिनेशन में बताया कि मेंटेलिटी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है। अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण, अशाब्दिक का मतलब है जिसमें शब्द ज्यादा प्रयोग नहीं किए जाते। शाब्दिक यानी शब्द प्रयोग होता है, अशाब्दिक यानी नहीं हो रहा है। तो आर्मी अल्फा परीक्षण हो जाएगा, आर्मी बीटा परीक्षण हो जाएगा, सैन्य सामान परीक्षण या फिर टर्मन परीक्षण। आंसर कीजिए सभी फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग फ्रेंड्स, सभी फ्रेंड्स एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है भाई। देखिए अशाब्दिक का मतलब है जिसमें शब्द का ज्यादा प्रयोग नहीं किया। आपने देखा होगा जैसे बहुत सारे आर्मी में आपके फ्रेंड सर्कल होंगे या फिर कोई कजन होंगे, रिलेटिव होंगे, वो क्या है आर्मी में भर्ती के लिए गए होंगे, ठीक है। उसमें क्या होता था बेसिकली, आर्मी जो आपका बीटा परीक्षण होता है, आर्मी अल्फा में तो शाब्दिक होता है, लेकिन जो बीटा परीक्षण होता है इसमें आपका शब्द का प्रयोग नहीं किया। कहने का मतलब है यहाँ पर कुछ ऐसा चित्र दिया जाता है जिसमें चित्र के माध्यम से ही वहां पर बच्चे से पूछा जाता है, लेकिन उसमें शब्द नहीं रहते। कुछ ऐसा संकेत, मान लीजिए जैसे ये आपका सर्कल है, सर्कल के अंतर्गत ऐसा कुछ इमोजी रख दिया है ना, इमोजी रख दिया, ये रो रहा है, कोई हंस रहा है, मतलब ऐसे संकेतों का प्रयोग किया जाता था। तो संकेतों के माध्यम से यह देखा जाता है कि बच्चे की सोच कैसी है, क्या वो आंसर करता है। इस तरह से बीटा परीक्षा में यह प्रयोग संभवतः किया जाता था, ठीक है। इसमें शब्द का प्रयोग लिखित नहीं होता था, बस सांकेतिक तरीके से बच्चे से पूछा जाता था। ये आपके आर्मी बीटा में होता था। हाँ, लेकिन जब इसका इंस्ट्रक्शन दिया जाता था, जैसे कि आपको ये काम करने, जैसे कि आपको ये क्लास आपकी आने वाली थी, तो मैं आपको कल रात में ही एक इंस्ट्रक्शन बना करके दे दूं कि आपकी कल रात क्लास आने वाली है, आप लोग क्या कीजिएगा, सभी लोग आ जाइएगा। तो मैंने आपको ओरली आपको बताया, यानी कि भाषा के माध्यम से बताया। लेकिन जब आपका परीक्षण हो रहा होता है तो वहां पर शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सभी लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़ें, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचि यानी इंटरेस्ट के बारे में सत्य नहीं है। रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं, या रुचियां योग्यताओं और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं, या फिर रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं होती हैं। आंसर करना है सभी को, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। चलिए बिल्कुल आप लोग 50 के लाइन में जा रहे हैं, है ना।
50 के लाइन में आप लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा प्रयास और कीजिए यार, है ना। मोटिवेशन की जरूरत बिल्कुल सभी को होती है, जो मुझे भी है, ठीक है। चलिए, तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन बताइए। देखिए, रुचियां, इंटरेस्ट जो होती हैं वो कुछ जन्मजात होती हैं। जन्मजात से मतलब ये है कि जैसे आपके पेरेंट्स ने कुछ ऐसा घर होगा, जैसे बहुत सारे मतलब कि कंटिन्यू आपके दादा भी लॉयर, आपके पापा भी लॉयर, आप भी लॉयर बनना चाहते हैं, तो ये क्या होती हैं, ये रुचियां एक जन्मजात बनती जा रही है, अनुवांशिक जेनेटिक्स के तौर पर। पापा को भी यही शौक था, दादा को भी यही शौक था, आपको भी यही शौक है, तो ये शौक आपको क्या कहलाएगा, जन्मजात कहलाएगा। अब यहीं पर दादाजी, मान लीजिए पापा दादाजी वकील हैं और आप क्या बनना चाहते हैं, आप यहाँ पर टीचर बनना चाहते हैं, तो आपने क्या किया, आपको ऐसा नहीं कि वातावरण आपको मिला नहीं, लेकिन आप क्या करना चाहते हैं, आपने वातावरण से एक्वायर किया, अर्जित किया कि हम टीचर में थोड़ी ज्यादा अलग फैसिलिटी है, हमें ये बनना है, इसमें ज्यादा अच्छा होता है, तो आपने ये माहौल को अर्जित किया है, एक्वायर किया है, इसलिए आपका अर्जित यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए, रुचियां दोनों होती हैं, जन्मजात भी होती है, अर्जित भी होती है। रुचियां समय के साथ बदलती रहती हैं, ये भी सही बात है। रुचियां, आज आपकी रुचि गाना सुनने की है, कल आप पढ़ाई में सीरियस हो जाएंगे तो इतना मन नहीं करेगा। रुचियां योग्यताओं और अभिक्षमताओं को संबंधित नहीं होती, क्या ये नहीं होगा। रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं होती हैं। तो देखिए, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर नहीं होती है, यहां पर नहीं होगा। रुचियां योग्यताओं और अभिक्षमताओं से संबंधित होती हैं, ये नहीं, आपका गलत है, ठीक है। अब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, रुचियां व्यवहार में आकर्षण विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं होती हैं, तो होती है। आपका जैसा इंटरेस्ट होगा वो आपके व्यवहार से झलकने लगेगा, ठीक है भाई। चलिए, डी होगा। हाँ, यहाँ पर सी थोड़ा गलत था, नहीं होगा यहाँ पर ना। रुचियां योग्यताओं और अभिक्षमताओं से संबंधित बेशक होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कि कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, बच्चे कुछ निश्चित क्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। फिर है, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। चौथा है, कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था उन पर कितनी भी अधिक प्रयास कर दे। आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट करके बताएं। आंसर करेंगे क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रखा है आपसे कि कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की जो असफलता है वो हमें क्या, किस ओर इशारा कर रही है। बच्चा, मान लीजिए कि आपने टेस्ट लिया क्लास में, टेस्ट के बाद बच्चा असफल हो गया, नहीं उतने मार्क्स पाया जितना होना चाहिए, तो इसका क्या मतलब है, किस ओर आपका विश्वास ले जाएगा बच्चे का ये रिजल्ट। आकलन वस्तुनिष्ठ था, इसलिए असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। या फिर यहाँ पर बच्चे कुछ निश्चित सक्षमताओं और कमियों के साथ ही पैदा होते हैं, तो बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं होगा। चौथा है, कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, जन्मजात नहीं है। किसी का ए तो किसी का सी। वेल डन, प्रयास आप सभी का बहुत अच्छा है, खुश हूं इस बात से। देखिए, यहाँ का जो राइट ऑप्शन होगा, आकलन नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा, आपका सी ऑप्शन होगा। देखिए, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। बच्चा कहीं पर असफल हो रहा है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, नोट कर लीजिएगा ये मेरी बात, किसी भी एग्जाम में आप जा रहे हो, नेट, जेआरएफ, साइकोलॉजी जिसमें भी लगती है, उसमें आपसे आपकी मानसिकता पूछी जाती है, तो इसमें आपको अपने बच्चे पर दोष बिल्कुल भी नहीं डालना है। आप अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपकी शिक्षण पद्धति, ये जो सिलेबस है आपका, सिलेबस में कमी है, शिक्षण पद्धति में कमी है, आपके आकलन के तरीके में कमी है, न कि बच्चे में नहीं। तो दोबारा ऐसा ऑप्शन मत चुनिएगा जो बच्चे पर ले जा रहा हो, ठीक है। यहाँ पर सिलेबस, आपके सिलेबस में कमी, इसको सुधार कीजिए, अपनी पद्धतियां बदलिए। अगर आप निगमन विधि से बच्चे को पढ़ा रहे हो तो आगमन विधि की ओर ले चलिए, आकलन की प्रक्रियाओं को बदलिए। चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा सभी फ्रेंड्स, कि परसोना, परसोना शब्द को लैटिन भाषा में अर्थ क्या होता है परसोना शब्द का। पहला, व्यक्ति के आंतरिक गुण, व्यक्ति के बाह्य गुण व आंतरिक गुण, रूप, बाहरी रूप रंग या नकली चेहरा, या फिर ये सभी। सभी फ्रेंड्स आंसर करेंगे, परसोना शब्द को लैटिन भाषा में क्या अर्थ होता है, आंसर करें।
पर्सोना शब्द को लैटिन भाषा में अर्थ क्या होता है? व्यक्ति का आंतरिक गुण होता है पर्सोना में। तो देखिए जरूरी नहीं कि आंतरिक हो, है ना, या बाहरी हो, ये भी नहीं होगा आपका। व्यक्ति के बाहर गुण, चूंकि पूछ रहा है आपको पर्सोना शब्द को लैटिन भाषा में अर्थ क्या होता है, ना कि कुछ गुण नहीं पूछ रहा आपसे, है ना। सी आंसर हो रहा है। बाहरी रूप रंग या नकली चेहरा, बेशक यही ऑप्शन होगा, है ना, बाहरी रूप रंग या नकली चेहरा। देखिए पर्सोना शब्द जो है, वैसे तो पहला शब्द पहला कौन सा है? व्यक्तित्व। व्यक्तित्व आपका ये हिंदी शब्द है, इसका इंग्लिश है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी आपका इंग्लिश शब्द होगा। अब ये पर्सनालिटी आपके लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नकली चेहरा या फिर बाहरी। नकली चेहरा, है ना, या कोई नकाब। तो पहला हिंदी वर्ड कौन सा? व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व का इंग्लिश पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी वर्ड लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है। पर्सोना का अर्थ होता है नकली चेहरा या कोई नकाब होता है। तो चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है भाई, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से किस मनोवैज्ञानिक ने वर्गीकृत किया है? व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, है ना, तो कैटल ने किया है, युंग ने किया है, स्पीयरमैन ने किया है या फिर गार्टन ने किया है? आंसर करेंगे, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? कौन किया है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से? किस मनोवैज्ञानिक ने वर्गीकृत किया है? युंग। या इन्हीं को कभी कभी क्वेश्चन में जुंग भी दे देता है, तो डाउट मत कीजिएगा। ठीक है, व्यक्तित्व को इन्होंने अंतर्मुखी बताया है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, और तीसरा उभयमुखी की बात अभी चल रही है। ठीक है, जो कि इन दोनों में जो पाया जाता है वो आपका उभयमुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, अंतर्मुखी में व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है, संकोची प्रवृत्ति का होता है, वो किसी के बारे में नहीं सोचता कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है। बहिर्मुखी वाला व्यक्ति जो होता है वो प्रतिभाशाली होता है, समाज के बारे में सोचता है, लाभ और हानि दोनों के बारे में सोचता है। और ये अगर जो व्यक्ति इन दोनों में गुण पाए जाते हैं वो व्यक्ति कहलाता है आपका उभयमुखी। किसने दिया है ये आपका प्रकार? ये युंग या जुंग ने दिया है। किस दृष्टिकोण से दिया है? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से दिया है। तो सभी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषणात्मक विधियों द्वारा, अवलोकन विधि द्वारा, साक्षात्कार विधि द्वारा या फिर आत्मकथा विधि द्वारा? बताएंगे सभी फ्रेंड्स। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है कौन सी विधियों के द्वारा यहां पर किया जाता है? आंसर करेंगे, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? तो देखिए मैं आपको पहले बता देती हूं, ये अचेतन मन का अध्ययन किसने किया है? ये मन का अध्ययन व्यक्तित्व आपके सिगमंड फ्रॉयड जी ने किया है, मनोविश्लेषणात्मक विधियों द्वारा किया है। कौन कौन सी विधियों के द्वारा किया है अचेतन मन का अध्ययन? पहला होता है चेतन मन, दूसरा होता अचेतन, तीसरा होता है अर्धचेतन। ठीक है, ये सिगमंड फ्रॉयड जी ने ये आपके मन के प्रकार बताए हैं। तो देखिए यहां पर चेतन मन जो हो जाएगा वो आपका जागृत अवस्था होता है। अचेतन का मतलब पूरी तरह सो जाना होता है, जैसे आप रात में नींद में सोते हो तो आप अचेतन अवस्था में होते हो। अर्धचेतन का मतलब है जैसे आप कभी कभी काम करते करते थक जाते हैं तो अचानक आपको बीच बीच में नींद आने लगती है, तो वो आपका कौन सी अवस्था कहलाती है? वो आपके अर्धचेतन, मतलब ना तो पूरा सोए हुए हैं ना पूरी तरह से जगे हुए हैं, है ना। कभी कभी आपके काम में थकान तो चेयर बैठे बैठे नींद आने लगती, थोड़ा सा कोई अचानक जगा, अरे उठो, तो फिर आपको अचानक भी लगने लगता है कि हाँ भाई ये अर्ध, मतलब उस अवस्था में आपका क्या कहलाएगा? आपका अर्धचेतन कहलाएगा। चीजें क्लियर हुई या नहीं? अगर पूछे जाएगा इसमें कितने परसेंट रियलिटी होती है, तो चेतन में आपका 10% रियलिटी होती है, अचेतन में 90% रियलिटी होती है। मतलब कि जो भी आपके मन में दिन में चलता रहता है वो सारी चीजें आपके रात की, जैसे कहते हैं ना, मैंने आज सपनों में ये देखा, तो सपनों में देखने का रीजन क्या होता है कि जो चीजें आपके पूरा दिन आपके चलती रहती हैं वही आपके अचेतन मन में समा जाता है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? चलिए, तो
नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ कि आपको ऑफर चल रहा है 4 मई तक, जिसमें ये नंबर है, इस नंबर पर जानकारी ले लीजिए सारी चीजों का। अगर आपको जैसे आप कहते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है, पूरा डिटेल में पढ़ना है, तो जाइए इस ऐप को, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को इंस्टॉल कीजिए। हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स आप पढ़ सकते हैं, सिर्फ आप यहाँ पर कम फीस में। मॉडल पेपर आपको दिए गए हैं 450 में, है ना। तो ये आपको टीजीटी पीजीटी के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर रहेगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। फ्रॉइड ने किया, कैटल ने किया, हिप्पोक्रेट्स ने किया, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर करेंगे, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने यहां पर किया है। किसने किया है? बेशक राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका हिप्पोक्रेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिप्पोक्रेट्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पहला। बेहतर यार, क्या बात है, मतलब आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है यार, बेशक मानना पड़ेगा। देखिए हिप्पोक्रेट्स ने क्या बताया, पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण उन्होंने दिया है। इन्होंने बताया है कि व्यक्ति में क्या होता है, 4 प्रकार के यहाँ पर हर एक व्यक्ति में पाए जाते हैं। कौन कौन सा? पहला पीला पित्त, दूसरा काला काला पित्त, तीसरा कफ या श्लेष्मा, हर एक व्यक्ति में जो ये पाया जाता है। चौथा रक्त। देखिए इन चारों प्रकारों में जिस व्यक्ति में अधिकता पाई जाती है, तो वो क्या होते हैं, कौन कौन से व्यक्ति कहलाते हैं। जिसमें पीला पित्त जिसमें ज्यादा पाया जाता है, वो व्यक्ति कैसा होता है, ज्यादा गुस्सैल होता है, ज्यादा चिड़चिड़ा होता है, छोटी छोटी बातों पर तुक मिजाजी, जैसे ना छोटी सी बात हो गई, गुस्सा हो गया, तूने मुझे ऐसा क्यों बोला। तो ये जिसमें जिस व्यक्ति में पीला पित्त की अधिकता पाई जाती है, वो गुस्सैल होता है, चिड़चिड़ापन होता है, टुक मिजाजी होता है। तो ये प्रवृत्ति पीला पित्त वाले में पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं तो काले की, तो काला वाला कैसा होता है, ये आपको मालूम है कि निराशावादी है ना। जब उसका मन ही काला है तो पक्का वो निराशावादी होगा। वो मतलब छोटी छोटी चीज में क्या हो जाता होगा, परेशान हो जाता होगा सारी चीजों को लेकर के, है ना, कि बड़ी समस्या आ गई है, अब क्या करें, है ना, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में। बहुत सारे ऐसे लोगों ने, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेंगे भाई, कोई बात नहीं, एक नहीं सफल हुआ तो दूसरा देख लेंगे। अगर हम बात करते हैं यहीं पर कफ या श्लेष्मा की, तो ये व्यक्ति कैसा होता है, ये शांत प्रवृत्ति का होता है। ये शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, जिसमें कफ या श्लेष्मा पाई जाती है। रक्त सबसे अच्छा व्यक्ति, जिसमें रक्त ज्यादा पाई जाती है, वो क्या कैसा व्यक्ति होता है, वो खुश मिजाजी होता है, खुश मिजाजी होता है, आशावादी होता है ना, और उसका चेहरा भी हंसमुख रहता है। ठीक है भाई, तो सारी चीजें मैंने आपको एक एक करके क्लियर कर दी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया। वह कौन सा परीक्षण है? मुर्रे ने स्याही धब्बा परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, विषय आत्मबोधन परीक्षण, या फिर मूल्यांकन परीक्षण। आंसर करेंगे सभी फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना की है। मॉर्गन मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना की और रचना करके इतिहास रच दिया। वो कौन सा परीक्षण है? देखिए स्याही धब्बा परीक्षण का क्या होता है, इंक ब्लॉट, आईबीटी, इंक ब्लॉट टेस्ट होता है। इसको क्या कहते हैं, ये रोसा स्याही धब्बा परीक्षण आपने पढ़ा होगा, है ना। ये किसको किसने दिया है, हरमन रोसा जी ने दिया है। इसको हरमन रोसा ने दिया है। यहाँ पर वाक्य पूर्ति परीक्षण कौन सा है, वाक्य पूर्ति परीक्षण, ये क्या होता है, एससीटी, एससीटी सेंटेंस थीमेटिकल टेस्ट होता है। विषय आत्मबोधन क्या होता है, आंसर करेंगे सभी फ्रेंड्स, ये आपका टीएटी होता है। टीएटी है ना, टीएटी क्या है, थीमेटिकल अप्रिसिएशन टेस्ट होता है। ठीक है भाई, चलिए तो इसमें क्या बेसिकली होता है, बिल्कुल आंसर करेंगे। डी डी आ भी रहे हैं बहुत सारे साथियों के।
बिल्कुल, इसको हरमन रोडसा ने दिया है, हरमन रोडसा जी ने दिया है शाही धब्बा परीक्षण को। विषय आत्मबोधन को टीएटी को किसने दिया है? मुर्रे ने दिया है, मार्गन मुर्रे ने दिया है। ठीक है, कौन से सन में दिया है? सन 1935 में इन्होंने इसका प्रयोग किया था। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं बेसिकली, इसमें टोटल 31 कार्ड होते हैं, टीएटी में 31 कार्ड होते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसमें ज्यादा जो प्रयोग किए जाते हैं वो 20 ही किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। किशोरावस्था बड़े संघर्ष व तनाव के तूफान की अवस्था है, यह कथन किसका है? थॉर्नडाइक जी का, स्किनर जी का, फ्रॉयड का, या फिर स्टेनले हॉल का? आंसर करेंगे, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? किशोरावस्था बड़े संघर्ष व तनाव के तूफान की अवस्था होती है, यह कथन कैसा सही है? किसके द्वारा कहा गया? बताएंगे सभी फ्रेंड्स। थॉर्नडाइक के द्वारा कहा गया है, स्किनर के द्वारा, फ्रॉयड के द्वारा, स्टेनले हॉल के द्वारा। डी ऑप्शन आ रहा है, वेल डन। देखिए, अगर जहां कहीं भी किशोरावस्था की बात की जा रही है, किशोरावस्था के जनक कौन है? ये आपके स्टेनले हॉल है। ये किशोरावस्था के बारे में ज्यादा किसने बात कही है? स्टेनले हॉल जी ने कही है। जब भी जनक की बात आएगी तो आप ध्यान रखिएगा, स्टेनले हॉल जी हो जाएंगे। ठीक है, राइट ऑप्शन। इन्होंने बात कही कि जो बड़ा संघर्ष और तनाव की अवस्था बेशक होती है, इसमें कुछ समझ नहीं आता है कि किस दिशा में जाना है, किस दिशा में नहीं जाना है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही था। ठीक है, अब चूंकि आज थोड़ा टाइमिंग इधर उधर हो गया है, तो रात में बहुत ही फेमस फिटनेस है। हाँ बिल्कुल। चलिए, यहां पर मैं आपको डेली क्लास शेड्यूल बता देती हूँ। सीडीपी की डेली क्लास रहती है दिन के 11 बजे। आज थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, बट हमारी 11 बजे ही रहती है डेली क्लास। हिंदी व्याकरण की आपको क्लास पढ़ना है तो डेली आप हमारे इसी चैनल पर इसी समय मतलब मेरे ही साथ आप रात को 8 बजे हिंदी व्याकरण की क्लास मिलेगी। रात्रि के 9 बजे सर का, यहाँ पर सुमित सर का आपको हिंदी साहित्य का संपूर्ण क्लास आप आसानी से समझ सकते हैं रात्रि के 9 बजे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर दिन के 11 बजे सीडीपी पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण रात को 8 बजे पढ़ेंगे, रात्रि के 9 बजे आप साहित्य पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, लेकिन टाइमिंग का आप बिल्कुल हो भी चुका है। और हम क्लास में कल आज ही रात में आपको मिलेंगे, रात को 8 बजे हिंदी व्याकरण के साथ। ठीक है भाई, चलिए, तो क्लास कैसी लगी सभी लोग बता करके जाइएगा। ठीक है भाई, आपका यहाँ पर बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, आप थोड़ा सा अंतिम बार एक दूसरे को देख लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो सब कुछ अच्छा रहा या नहीं रहा बिल्कुल बता करके जाएंगे सभी फ्रेंड्स। थैंक यू, आप सभी को भी थैंक यू। चलिए, ओके, चलिए मिलेंगे व्याकरण की क्लास में रात्रि को 8 बजे। अपना ख्याल रखें और अपने पेरेंट्स का भी रखें। बिल्कुल।